नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस होती क्या है? देखिए, ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक यूनिवर्सल मेटाबॉलिक पाथवे है जो बॉडी की हर एक सेल में होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है, इंक्लूडिंग एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, बैक्टीरिया, सभी में ये पाथवे होती है। सो दिस इज द बेसिक यूनिवर्सल मेटाबॉलिक पाथवे। ये पाथवे सेल के साइटोसोल में होती है। ये पाथवे एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनएरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, दोनों कंडीशन में ये पाथवे हो सकती है। इस पाथवे में जो बेसिक होता क्या है, तो इस पाथवे में ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन की शुगर है, वो 3 कार्बन की शुगर 3 कार्बन के कीटो एसिड पायरुवेट में चेंज होती है, जिसके 2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। अगर हम नेट एटीपी प्रोडक्शन की बात करें तो एरोबिक कंडीशन में इस पाथवे में 8 एटीपी बनते हैं और एनरोबिक कंडीशन में इस पाथवे में 2 एटीपी बनते हैं। अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो फॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो इस पाथवे में नेट जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है उसमें इस पाथवे में सबसे पहले 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, 4 एटीपी जनरेट होते हैं, यानी नेट एटीपी प्रोडक्शन केवल 2 एटीपी का होता है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वहीं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 2 मॉलिक्यूल एनएडीएच से 6 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 6 एटीपी और ऐड हो जाते हैं और टोटल एटीपी का फिगर 8 हो जाता है। चलिए जानते हैं कि ये पाथवे कैसे होती है, वो स्टेप जिसके थ्रू ये पाथवे होती है। देखिए, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है और हर एक स्टेप पे एक एंजाइम होता है जो उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप की पाथवे है और हर एक स्टेप पे एक एंजाइम होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ये पाथवे कैसे आगे बढ़ती है। देखिए, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, जो 6 कार्बन की शुगर है, पहले स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे चेंज होता है, यानी ग्लूकोज के 6वें नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है एटीपी। सो एटीपी फॉस्फेट ग्रुप देने के बाद एडीपी में चेंज हो जाता है, यानी एक एटीपी का यहाँ पर लॉस होता है। एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है वो कहलाता है हेक्सोकाइनेज। जहाँ भी काइनेज वर्ड आता है, यानी ये काइनेज वर्ड ये बताता है हमको कि काइनेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर हुआ है। अब सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमेरिक फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही फंक्शनल आइसोमर हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम होता है। फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज भी एंजाइम्स को बोलते हैं, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। थर्ड स्टेप पे अगेन फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है। एटीपी इज द फॉस्फेट ग्रुप डोनर एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज द फॉस्फेट ग्रुप एक्सेप्टर। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 पर एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि बिस या डाई कहाँ यूज़ करना है। तो मैं क्लियर कर दूँ कि बिस वर्ड हमें वहाँ यूज़ करना होता है जहाँ पर कोई ग्रुप या यहाँ का फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर फॉस्फेट ग्रुप 2 डिफरेंट कार्बन पर जुड़ा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, यहाँ 2 डिफरेंट कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बिस वर्ड का यूज़ हुआ है। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप एक ही नंबर के कार्बन से जुड़ा होता और 2 फॉस्फेट जुड़े होते तो वहाँ हम डाई वर्ड का यूज़ करते ना। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो बनता है उसके लिए जो की एंजाइम होता है वो कहलाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 अगेन काइनेज एंजाइम है, ये भी फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है। एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप निकालकर फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है और बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। स्टेप नंबर 4 में
एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है। एक 3 कार्बन की कीटोनिक शुगर बनती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और एक 3 कार्बन की एल्डोज शुगर बनती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक 6 कार्बन की शुगर 3 कार्बन की शुगर ट्रायोज शुगर में चेंज हो जाती है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 पर इनका इंटर कन्वर्जन होता है, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, दोनों ही 3 कार्बन की शुगर हैं। तो यहाँ पर एंजाइम होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज कर देता है, जिससे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 6 स्टेप में चेंज होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट जो फीचर होते हैं। पहला, यहाँ पर क्या होता है कि NAD से NADH का जनरेशन होता है, यानी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकल के NAD में ऐड होता है, तो NAD से NADH बनता है। वहीं दूसरा, यहाँ पर 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में ऐड होते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है उसके कार्बन नंबर 1 पर अटैच होता है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है, जो कि एसिड है। तो एल्डिहाइड से एक एसिड बन जाता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। और जो एंजाइम होता है जो इस पाथवे में रिस्पॉन्सिबल होता है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज वर्ड हमें तभी वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पर को एंजाइम NAD या FAD होता है। तो यहाँ पर NAD को एंजाइम है, इसलिए हमने डिहाइड्रोजनेज वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है। यहाँ पर एंजाइम अगेन काइनेज होता है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पर अब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर सबस्ट्रेट की साइड से होता है। सबस्ट्रेट जो कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, इसके कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट ग्रुप निकलता है और ADP में ऐड हो जाता है। तो ADP ATP में चेंज हो जाता है और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है। जैसा हमें पता है 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बने थे, तो आगे जितने भी स्टेप हैं सब में 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ATP के जनरेट होते हैं। तो ये पहला स्टेप है जहाँ पर हमें ATP मिला है, फर्स्ट जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हुआ है और ATP का जनरेशन हुआ है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है। यहाँ एंजाइम म्यूटेज होता है, यहाँ पर केवल फॉस्फेट ग्रुप की शिफ्टिंग होती है। फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो 2 नंबर कार्बन पर जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इनोलेज एंजाइम 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज कर देता है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। लास्ट स्टेप में अगेन काइनेज एंजाइम होता है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम, जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट ग्रुप निकलता है और जो ADP में अटैच हो जाता है तो ATP को ATP में चेंज कर देता है। लास्ट जो प्रोडक्ट बन जाता है हमारा वो पायरुवेट बन जाता है, जो कि एक कीटो एसिड है, जो एरोबिक कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जिसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनारोबिक कंडीशन में ये लैक्टेट में चेंज हो जाता है। ईस्ट में इसका फ्यूचर कुछ डिफरेंट होता है, वहाँ पर ये इथेनॉल बनाता है। अगर नेट हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर एक ATP स्टेप नंबर 1 पर कंज्यूम हुआ और एक ATP स्टेप नंबर 3 पर कंज्यूम हुआ, तो 2 ATP का लॉस होता है, जबकि हमें स्टेप नंबर 7 पर 2 ATP मिले और स्टेप नंबर 10 पर 2 ATP मिले, यानी 4 ATP का हमें प्रॉफिट हुआ। 4 ATP प्रॉफिट हुआ, 2 ATP का लॉस हुआ, यानी नेट ATP प्रोडक्शन कितना हुआ? 2 ATP। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 ATP का प्रोडक्शन यहाँ हो जाता है। वहीं NADH से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एक मॉलिक्यूल NADH लगभग 3 ATP बनाता है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NADH के बन रहे हैं, यानी टोटल 6 ATP का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो 6 ATP प्लस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से आए 2 ATP, तो टोटल हो गए 8 ATP। तो एरोबिक कंडीशन में टोटल 8 ATP बनते हैं। वहीं एनारोबिक कंडीशन में NADH के ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से केवल 2 ATP बनते हैं। नाउ रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो इस प्रोसेस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक जो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं जो इस पूरी पाथवे को कंट्रोल करते हैं वो है हेक्सोकाइनेज, जो कि स्टेप नंबर 1 पर होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो स्टेप नंबर 3 पे होता है, और पायरुवेट काइनेज जो लास्ट स्टेप में होता है। दीज आर द 3 की
important regulatory enzymes that regulate whole the process of glycolysis. इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।